सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपने हिंदी कक्षा में हिंदी के प्रकरण में पिछले भाग में हमने नीलकंठ भाग 2 समाप्त किया था, जिसमें हमने पृष्ठ नंबर 112 के पहले गद्यांश तक पढ़ा था। आज हम उसी के आगे का भाग लेकर उपस्थित हुए हैं और आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 112 खोलेंगे और हमारे शब्दों को ध्यान से सुनकर पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। पृष्ठ 112, पाठ नीलकंठ भाग 3। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोट से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। इससे पहले हमने पढ़ा था कि नीलकंठ झूले पर बैठा हुआ था और इतने में सांप वहाँ आ जाता है और खरगोश के एक बच्चे को वह अपने मुंह में ले लेता है और खरगोश के शरीर का जो पिछला हिस्सा था वो उसके मुंह में रहता है और आगे का हिस्सा बाहर रहता है, जिससे वो चिल्लाने की आवाज़ तो करता है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी मंद गति में होती है कि वो किसी को सुनाई नहीं देती। इतने में नीलकंठ को उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है और वो पेड़ पर से अपनी नींद खोलकर वह तुरंत नीचे आकर उसको बचाने की कोशिश करता है। नीलकंठ ने सांप को फन के पास पंजों से दबाया, फिर चोट से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चित सा वहीं पर पड़ा रहा। वह उसके मुख से बच तो गया, लेकिन वह इतना अधमरा सा हो गया था कि वह बिना कुछ बोले समझे वह वहीं अधमरा सा पड़ा रहा। उसने सांप को फन के पास राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केकल से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। राधा जो मोरनी थी, उसने किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता तो नहीं समझी, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी, जो उसकी धीमी आवाज़ थी, मंद केका थी, उसने असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। उसकी आवाज़ सब सुनकर सब एक तरफ इकट्ठे हो गए। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णा देता रहा। और तब वहाँ सब पहुँच गए और नीलकंठ ने तब तक सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे और तब उसने शिशु को खरगोश के पास गया और रात भर नीलकंठ ने उस खरगोश के बच्चे को, शिशु को अपने पंखों के नीचे रात भर उसे गर्मी दी। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? भगवान कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए, लड़ाई के लिए जो वाहन था उसके लिए मोर को क्यों चुना होगा? यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ सकता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम है। कहने को तो मोर बहुत क्रूर पक्षी है, लेकिन मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, वो केवल हिंसक मात्र नहीं है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा गया, क्योंकि बाज और चील का जीवन सिर्फ क्रूर कर्म के लिए ही बना है, मोर का नहीं है। इसलिए मोर को बाज और चील की श्रेणी में नहीं रखा गया। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया से अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाए जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजाद लय ताल रहता था। आगे पीछे, दाहिने बाहिने क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। नीलकंठ के अंदर उसकी अपनी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया से वह अपने इंद्रधनुष से गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तो उसका नृत्य नाच इतना सुंदर लगता था, बहुत ही सुंदर लयताल सहजात लगती थी। आगे पीछे, दाहिने बाहिने क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था, उसका नृत्य बहुत ही सुंदर लगता है। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। जब नीलकंठ नाचता था अपने सुंदर सुंदर पंख फैलाकर, तो राधा भी नीलकंठ के समान
नाचती थी, लेकिन वह उस तरीके से नहीं नाच सकती थी जैसे नीलकंठ नाचता था। लेकिन उसकी गति में भी क्या था, एक छंद रहता था। यह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। जब नृत्यमग्न नीलकंठ पक्षी मोर जब अपने नृत्य में मग्न रहता था तो उसकी दाहिनी ओर से उसके पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को छूती स्पर्श करती हुई वह दाहिनी ओर उसके निकल जाती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था, क्योंकि उसकी जो परिक्रमा होती थी वो दाएं से बाईं और बाईं से दाईं और ऐसी होती थी जो सबके मन को भाने वाली होती थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। माँ देवी वर्मा जी कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि मुझे उसका नृत्य करना बहुत सुंदर लगता है, मेरे मन को भाता है, मेरे मन को खुशी प्रदान करता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों की सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। अब ये तो वो नहीं बता सकती थी कि वो उसके मन में को कैसे पता चल गया कि मुझे उसका नृत्य करना अच्छा लगता है। ऐसे ही यूं ही एक दिन अचानक जैसे ही वह जाली घर के पास पहुंची तो वह अपने झूले से उतर कर आया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता सा तान कर अपने पंखों को फैलाकर सुंदर तरीके से वह नृत्य करने की भंगिमा मीन्स पोजीशन में खड़ा हो गया। तब से वह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई और उसी दिन से वह ऐसा करना उसका क्रमशः नियम सा बन गया। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। उनके घर बहुत सारे मेहमान आते रहते थे, जिसमें कुछ देशी होते थे, भारत के होते थे, और कुछ विदेशी बाहर के होते थे। वो भी वहाँ पहुंच जाते और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। और जो लोग मेहमान उनके घर आता वह नीलकंठ उनको देखकर रोज अपने पंखों को फैलाकर खड़ा हो जाता था और इसी मुद्रा को देखकर उनके अतिथि मेहमान भी जो थे वो सोचते कि नीलकंठ की यह मुद्रा हमारे प्रति सम्मान के लिए ऐसा कर रहा है, जिसके कारण वह उनका दिल जो था वो गदगद विस्मयाभिभूत हो उठता था। वो बहुत खुश हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की भी उपाधि डाली और उसकी इसी आदत के कारण, उनको सम्मान देने के कारण कई मेहमान अतिथि महिलाओं ने भी, विदेशी महिलाओं ने भी नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन के नाम की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खनखन कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फल के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। उसकी चोंच नीलकंठ की इतनी नुकीली थी कि वह उस पैनी चोंच से भयंकर विषधर सांप के टुकड़े कर सकता था और उसी चोंच से वो उनकी हथेली पर रखे हुए भुने हुए चनों को ऐसी प्यार से, ऐसी कोमलता से धीरे धीरे उठाकर खाता था कि वह कितनी बार हंस पड़ती थी और उसके प्रति वह बहुत विस्मय भी हो जाती थी। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। फल के वृक्ष उसे पसंद नहीं थे, उससे ज़्यादा उसको फूलों से और पत्तों से भरे हुए वृक्ष उसको पसंद थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीघर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। बसंत के मौसम में जब आम के वृक्ष के ऊपर मंजरियाँ, सुनहरी मंजलियाँ लग जाती थी, चारों तरफ जो उसके वृक्षों पर मंजलियों से सज जाते थे, मंजरियाँ लग जाती थी, मीन्स आम की बौर आ जाती थी, तो अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। अशोक के पेड़ जो थे वह नए लाल पल्लवों से, फूलों से ढक जाते थे। तब जालीघर में वह इतना अस्थिर उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। वह अपने आप को इतना अस्थिर महसूस करता था जालीघर के अंदर कि उसको जालीघर से बाहर निकालना ही पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी और नीलकंठ और राधा की जो मोरनी थी, इन दोनों की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? वर्षा ऋतु थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों को उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी
और इनको इतना पसंद था कि मेघों के जब मेघ बादल आते थे तो बादल आने से पहले ही जो ठंडी ठंडी हवा चलती थी, उसकी सजलाहट, उसकी धीरे से आवाज़ को वो अपने मन में ऐसे उतार लेते थे कि उनकी जो मंद केका थी, जो उनकी आवाज़ की गूंज थी, अनुगूंज जो भी थी, वो तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंद को उतरने के लिए सोपान पंक्ति मीन्स एक पंक्ति में एक लाइन से उतरने के लिए जैसे वो बनने के लिए बुला रही हो, वो उनको बूंदों को इस धरती पर आने के लिए निमंत्रण दे रही हो। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और बादलों के गर्जन, बादलों की जैसे ही गड़गड़ाहट की आवाज़ होती तो उसके ताल पर ही उनके नृत्य का जो शुरू का जो नृत्य करना था वो उस पर शुरू हो जाते थे। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिम जितनी तीव्र होती रहती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। जैसे जैसे बिजली कड़कती जितनी तेज आवाज़ होती, मेघ की जितनी तेज गर्जन होती और बूंदों की जो रिमझिमाहट थी जितनी तीव्र होती जाती वर्षा, उतना ही नीलकंठ के नृत्य का जो वेग था वो उतना ही बढ़ता चला जाता। उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिने पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता और जब वर्षा में उसके पंख भीग जाते तो वर्षा रुकने पर वह दाहिने पंजे पर अपना दाहिना पंख और बाएं पंजे पर वो बायां पंख फैलाकर उनको सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों की चोट से पी पी कर पानी के गीलेपन दूर करते रहते और कभी कभार तो ऐसा होता था कि वे दोनों अपने पंखों पर टपकने वाली बूंदों को चोट से पी पी कर अपने पंखों को वो सुखाते रहते, उनका गीलापन दूर करते रहते थे। इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठता, ये भी एक करुण कथा है। और इस आनंद उत्सव में, इस खुशी के माहौल में कि रागिनी में कैसे बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है कि कैसे जो बेमेल स्वर था वो उठता था। ये भी एक करुण दुख देने वाली कहानी के समान ही है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको इतना पढ़ाया गया पाठ समझ में आया होगा। आप इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। भाग 4 में हम शेष पाठ को पूर्ण करेंगे। साईं राम।